नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक बेहतरीन न्यूज सुनने को मिली है कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक वेरी स्ट्रांग रहेगा। 18 साल में ये पहली बार हुआ है कि जून 2020 में हमें ट्रेड सरप्लस देखने को मिला है। सो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, जानेंगे ट्रेड सरप्लस क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर मैं वीडियो के अंत में एक शॉर्ट एनालिसिस दूंगी। अगर आप डिटेल्ड लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपकी रिक्वेस्ट ज्यादा होती है तो मैं कल ही आपके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पर लेक्चर लेकर आऊंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंघल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बताया कि इंडिया के एक्सपोर्ट यानी निर्यात में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है और इंपोर्ट्स यानी आयात में गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट इस वित्तीय वर्ष वेरी स्ट्रांग रहेगा। देखिए, जुलाई 2020 में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 91% यानी कि 91% रहे जुलाई 2019 के एक्सपोर्ट्स के। वहीं हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो कुल 70 से 71% रहे जुलाई 2019 के इंपोर्ट्स के। मान लीजिए, अगर हमने जुलाई 2019 में 100 रुपए का इंपोर्ट किया तो जुलाई 2020 में ये घट के 70 या 71 रुपए रह गया। ठीक है, ऐसा मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए क्या होता है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से जो क्रूड ऑयल, गोल्ड और अन्य इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड जो है वो बहुत कम हो गई, क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं हुई तो इनकी जरूरतें नहीं पड़ी। तो इनको हमने इंपोर्ट भी नहीं किया। तो जब ये इंपोर्ट नहीं किया तो हमारा जो है वो ट्रेड सरप्लस बन गया। तो हमें क्या है, ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है जून 2020 में। 18 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि हमें ट्रेड सरप्लस देखने को मिला, क्योंकि जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उनमें भारी गिरावट देखी गई। हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो 47.59% से घट गए। ठीक है, इतना बड़ा उनमें जो गिरावट है वो हमें देखने को मिली। देखिए, जो ट्रेड सरप्लस होता है वो क्या होता है, हमने उसके बारे में बात करी तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई कंट्री व्यापार करती है यानी कुछ खरीदती बेचती है, यानी व्यापार में उसने कुछ बेचा या खरीदा, अगर बेचा ज्यादा और खरीदा कम तो बैलेंस बचेगा, तो इसे हम ट्रेड सरप्लस बोलेंगे। इकोनॉमिक टर्म्स में बोलें तो कंट्री के एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा रही इंपोर्ट्स की तुलना में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेड सरप्लस। देखिए, वैसे हम देखते ही हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है, स्वदेशीकरण की बातें कर रही है, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ऐसी बातें बोल रही है। और ऐसे इनिशिएटिव्स के तहत हम फॉरेन गुड्स पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हैं, स्पेशली चाइनीज प्रोडक्ट्स जो हैं, चाइना से प्रोडक्ट्स आने वाले। देखिए, रिस्ट्रिक्शन इस ऐसे नहीं होती कि हम जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें लेना ही बंद कर देंगे अपने इंडिया में, मतलब उन पर चेकिंग और स्क्रूटनी बहुत ज्यादा कर देते हैं भारत में एंट्री लेने के लिए। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाना। और जो गवर्नमेंट है वो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की भी समीक्षा कर रही है, जो कि 2009 और 11 में किए गए थे। तो इसमें बहुत से असिमेट्रिकल एफटीएज हमने देखे कि जो इंडिया के फॉरेन गुड्स हैं वो इंडिया में फॉरेन गुड्स की एंट्री तो इजीली हम करवा रहे हैं, लेकिन इंडियन गुड्स की एंट्री फॉरेन में इजीली नहीं हो रही, तो इन्हें बोलते हैं असिमेट्रिकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लें, यूरोपियन कंट्रीज में इंडिया के टायर्स का वो अपोजिशन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन कंट्रीज ऐसा कहते हैं कि जो टायर्स हैं वो यूरोप के टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को अपोज करते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ये भी कहती है कि अपने मैन्युफैक्चरिंग का तरीका बदलो, अब खाली असेंबली वर्कशॉप से काम नहीं चलेगा, वो वाली अप्रोच अब फॉलो नहीं करनी, जबकि टिपिकली इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यही अप्रोच डिफाइन करती है। मतलब जो फॉरेन प्रोडक्ट्स, इसका मतलब होता है कि हम फॉरेन से प्रोडक्ट्स और पार्ट्स मंगाते हैं और इंडिया में बस असेंबली कर देते हैं। जैसे मेट्रो के केस में ऐसा ही होता है कि हम मेट्रो कोच बाहर से मंगाते हैं और उनकी असेंबली कर देते हैं। ठीक है, देखिए, अभी एक रिसेंटली न्यूज आई थी कि हमने एक नया मेट्रो कोच बनाया है, तो वो कौन सी कंपनी ने बनाया है उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और वो जो ये मुंबई में बना है, ठीक है, तो जो मुंबई में बना है इसका जो ये मेट्रो कोच लगा के चली जो ट्रेन चली वो चर्च गेट से चली। कहाँ तक चली, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, कि आखिर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखिए, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एक खाता है, स्टेटमेंट है,
कैसा खाता, कैसी स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए इंडिया का एग्जाम्पल लेती हूँ। देखिए, इंडिया की सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, सारा आर्थिक लेन देन, मतलब सारे आर्थिक लेन देन का खाता रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब यूएस, इंडोनेशिया, यूरोप की कंट्रीज से हमने कुछ खरीदा बेचा, सर्विसेज खरीदी बेची, या ट्रांसफर इनकम या कैपिटल गुड्स, है ना, तो उन सबको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की श्रेणी में रखते हैं। और ये एक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक होता है, जैसे कि 1 साल, है ना। तो यही जो ये स्टेटमेंट होती है या ये खाता होता है, ये दिखाता है कि इंडिया ने ट्रेड के वक्त, व्यापार के दौरान उसको सरप्लस आया या डेफिसिट आया। अगर इंडिया ने ज्यादा खरीदा या ज्यादा बेचा तो इंडिया में ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट जैसी कंडीशंस आती हैं। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाने के लिए हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को कुछ अकाउंट्स में बांटते हैं, जैसे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर्स एंड ओमिशन। वैसे अब फाइनेंशियल अकाउंट में भी बांटने लगे हैं। देखिए, करंट अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं जिसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है। ठीक है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करते हैं तो यहाँ आ जाता है, और ट्रांसफर इनकम भी यहाँ आती है। ट्रांसफर इनकम मतलब बाहर कोई जॉब कर रहा है आपका बंदा, है ना, उसने अपनी फैमिली को कोई इनकम भेजी तो वो ट्रांसफर इनकम में आ गई। जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को कुछ इनकम भेजी और उसके बदले में कुछ लेना देना नहीं हुआ, तो उसे हम ट्रांसफर इनकम की श्रेणी में रखते हैं। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, बोरिंग्स जैसी चीजें आ जाती हैं, कमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। जैसे ए ने यूएस में हाउस प्रॉपर्टी बना ली तो उसे हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस बोलेंगे, और उसके लिए वो फॉरेन एक्सचेंज पे करेगा। एक हम अकाउंट एरर एंड ओमिशंस का भी रखते हैं, जैसे हम कोई चीज अकाउंट करना भूल गए, ठीक है, तो वो एरर्स एंड ओमिशंस की श्रेणी में आ जाता है। या फिर किसी एसेट की वैल्यू घट गई या बढ़ गई, है ना, हमने उसे सही रिकॉर्ड नहीं किया, पहले उसकी वैल्यू कुछ और थी लेकिन अब उसमें एप्रिसिएशन हो गया या डिप्रिसिएशन हो गया, तो उसकी वैल्यू में जो कमी वगैरह आती है उसे हम एरर्स एंड ओमिशन से फाइनेंस करते हैं। देखिए, एसेट क्या होता है, जब एसेट के बारे में बात ही हो रही है तो एसेट को भी जान लेना ठीक है। एसेट होता है जिस पर हमारा मालिकाना हक हो, जिसे हम मार्केट में ले जाके बेच सकें और उसकी हमें कुछ वैल्यू मिले। जैसे आपका हाउस प्रॉपर्टी, आपका घर जहां आप रह रहे हैं, किराए का घर नहीं, अपना घर, ठीक है, उसे आप मार्केट में ले जाके उसकी कोई वैल्यू है, उसे आप बेच सकते हैं। ठीक है, अब इस पूरे को मिला के हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी और बैलेंस्ड भी। ठीक है, अब देखिए, जो डेफिसिट, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हुआ तो उसे हम फाइनेंस कहां से करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से करेंगे, जो आरबीआई ने अपने पास रख रखे हैं। और अगर आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूरे नहीं पड़ते हैं तो उस केस में वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो करता है, और इसे हम बीओपी क्राइसिस या करेंसी क्राइसिस भी बोलते हैं। अगर आपको लेक्चर डिटेल में बैलेंस ऑफ पेमेंट पर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, तो आपकी जो सारे डाउट्स हैं वो जरूर क्लियर हो जाएंगे, जो आप सुनते रहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, ये मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी उसके माध्यम से। तो ये लेक्चर था हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रांग होने पे। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।